अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फ़रीहा खान और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद रोशनी। तो अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं लेकिन ग्रामर और सेंटेंस स्ट्रक्चर्स आपको बोरिंग लगते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी की मदद से ग्रामर, पार्सिंग और एडवांस्ड इंग्लिश स्ट्रक्चर सिखाऊंगी। इसमें बहुत चीज़ें कवर होंगी जैसे एज मच एज मैनी एज, एम्फेटिक सेंटेंसेस हो गए। इसके अलावा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, एडवांस वोकैब, बहुत चीज़ें आज की क्लास में कवर होंगी और वो भी आसान और इंटरेस्टिंग तरीके से। तो ये सिर्फ एक कहानी नहीं होगी बल्कि एक ऐसी टेक्निक होगी जो आपकी इंग्लिश इंप्रूव करने में मदद करेगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि आज आप सिर्फ कहानी नहीं सुनेंगे बल्कि इंग्लिश को समझने और उसे यूज़ करने का नया तरीका सीखेंगे। तो चलें अब इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसका टाइटल क्या है? इसका टाइटल है द प्रिंस। एक खास प्रिंस की बात करेगा ये। कौन सा प्रिंस? हु लर्न्स, जो कि सीखता है। क्या सीखता है? टू रीड, कि पढ़ना कैसे है, वो इस चीज़ को सीखता है। इसके ऊपर ये सारी स्टोरी है। तो आप ऐसे करें, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लें। मैं थोड़ा आगे मूव कर देती हूँ। फिर उसके बाद जब हम नेक्स्ट करेंगे, इसका नेक्स्ट स्टार्ट होगा, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब वो क्या बात कर रहा है? वो कह रहा है हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो। मतलब ये वाली जो फ्रेज नजर आ रही है ये टाइम को बता रही है, ठीक है। हंड्रेड्स क्या, ये है तो नाउन है। ऑफ क्या, प्रपोजिशन है। ईयर्स क्या, इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। अगो क्या है, ये एडवर्ब है। ये बता रहा है कब कब की बात कर रहे हैं। ये पास्ट टाइम को शो कर रहा है। कहता इतने सैकड़ों सालों पहले। कह रहा वेरी फ्यू पीपल, कहता चंद लोगों की बात कर रहा है। कुड रीड एंड राइट, वो क्या कर सकते थे? वो रीड कर सकते थे और राइट कर सकते थे। एंड देयर वर ऑल्सो नॉट मैनी बुक्स अवेलेबल, और तब ज्यादा बुक्स भी अवेलेबल नहीं थी। अब यहाँ से यहाँ तक सेंटेंस है और इसमें क्या ग्रामर यूज हुई है, ये कैसे बना है, ये सब डिटेल में देखते हैं। अच्छा, वेरी फ्यू पीपल, देखो पीपल तो यहाँ पे नाउन है, ठीक है। फ्यू क्या है? एडजेक्टिव है। इस एडजेक्टिव के लिए यहाँ पे एडवर्ब वेरी का इस्तेमाल हुआ है। वो बता रहा है कि बहुत ही चंद लोग थे। अच्छा देखो, यहाँ पे ये जो कुड रीड एंड राइट है ना, ये सारी की सारी क्या है? सबसे पहले ये देख लो, ये वर्ब फ्रेज है, ठीक हो गया। अब ये कुड मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब्स अपने बाद हमेशा बेस फॉर्म लेते हैं। अब बेस फॉर्म क्या चीज़ होती है? बेस फॉर्म वो चीज़ होती है जिसके बाद वर्ब की फॉर्म्स बनती हैं। जैसे ईट, एट, ईटन। अब ये ईट फर्स्ट फॉर्म कहाँ से निकली है? ये बेस फॉर्म ईट से निकली है, इसलिए वो ईट भी हो जाता है, ईट्स भी हो जाता है। फिर उसके बाद सेकंड फॉर्म निकली एट और उसके बाद थर्ड फॉर्म निकली ईटन। तो अब यहाँ पे कौन सी फॉर्म यूज हो रही है? यहाँ पे बेस फॉर्म यूज हो रही है। मतलब अब यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट आ जाए, ही आ जाए, शी आ जाए, इट आ जाए, दे आ जाए, ये चेंज नहीं होगी, ये यही रहेगी। ये रीड्स नहीं होगा, ये रीड ही रहेगा। और एक और बात, ये जो मॉडल वर्ब्स होते हैं ना, ये सिर्फ मीनिंग को कन्वे करने के लिए यूज होते हैं। अब आप सेंटेंसेस में जब आप टेंसेस पढ़ते हो ना, तो आपको पता चलता है कि एक्शन कब हुआ था, मतलब उस टाइम को शो करते हैं। लेकिन जो मॉडल वर्ब्स होते हैं ना, वो मीनिंग को कन्वे करते हैं। तो आप इसका मीनिंग निकालने की कोशिश किया करें कि यहाँ पे कुड का मतलब क्या है। उसके बाद आगे देखें, उसने यहाँ पे यूज किया देयर और उसके बाद इसने यूज किया वर। अब यहाँ पे देयर के बाद वर क्यों आया? देखो पहली बात, देयर जो होता है ये डमी सब्जेक्ट होता है, ये रियल सब्जेक्ट नहीं होता। यहाँ पे जो भी वर्ब आएगी ये इसके बाद में जो भी नाउन आएगा ना उसके अकॉर्डिंग आएगी। अगर यहाँ पे बुक्स लिखा है तो यहाँ पे वर आएगा। अगर यहाँ पे सिंगल बुक लिखा होता तो यहाँ पे वॉज आता। और ये अवेलेबल क्या है? ये एडजेक्टिव है। ये किसके लिए है? ये बुक्स के लिए है। अब आगे देखो, कह रहे द बुक्स, कहता खास बुक्स दैट डिड एग्जिस्ट, कहता जो वाकई में जो एग्जिस्ट करती थी ना, वर सो एक्सपेंसिव, वो बहुत एक्सपेंसिव थी, बहुत महंगी थी। दैट, अब देखो यहाँ से, अब ये दैट से जो क्लॉज स्टार्ट हो रही है ना आगे, अब ये जो क्लॉज है ना ये इसका रिजल्ट बताएगी कि जब ये एक्सपेंसिव होती थी तो क्या होता था, क्या चीज़ थी। कहता दैट दे कुड समटाइम्स कॉस्ट एज मच एज अ हाउस, के बाज़-औक़ात वो इतनी महंगी होती थी कि जितना एक हाउस। कुड यहाँ पे फिर मॉडल वर्ब है
और इसने अपने बात क्या लिया, कॉस्ट को लिया, कॉस्ट्स को नहीं लिया या कुछ ऐसी फॉर्म नहीं ली, इसने बेस फॉर्म को लिया है। देखो मुझे ऐसे बहुत से कमेंट्स मिलते हैं कि आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा, आपकी वीडियोस लेंथी हो जाती हैं, आप 10 मिनट्स में वीडियो कंप्लीट कर दें, बोरिंग हो जाती हैं, ये हो जाती है। देखो अगर आपको एजुकेशन बोरिंग लगती है तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकती। जब तक आपको ये मकसद नहीं ना पता चलेगा कि आप ये क्लास क्यों ले रहे हो या आप इंग्लिश को क्यों सीख रहे हो, तब तक आपको हर चीज़ बोरिंग ही लगेगी। तो मेरा मकसद होता है कि अगर मैं कोई सेंटेंस बता रही हूँ तो उसको हर तरीके से क्लियर कर दूँ ताकि जो स्टूडेंट यहाँ पे टाइम लगा रहा है उसको अच्छे से समझ आ जाए। देखो इसने यहाँ पे डिड का भी यूज़ किया, एग्जिस्ट का भी यूज़ किया। अब ये डिड और एग्जिस्ट क्या है, इसके ऊपर थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं क्योंकि आगे जो ये वाला कॉन्सेप्ट है इस पर थोड़ा सा टाइम लगेगा। देखो ऐसे सेंटेंसेस ना जिसमें आपको डू, डज और डिड भी नज़र आए और उसके बाद मेन वर्ब भी वहाँ पे पड़ी हो, तो ये वाले सेंटेंसेस क्या होते हैं, ये सारे के सारे सेंटेंसेस एम्फेटिक सेंटेंसेस होते हैं। एम्फेटिक सेंटेंसेस का मतलब क्या है, ये जोर देते हैं, ये वर्ब के ऊपर स्ट्रेस डाल रहे होते हैं। और इनके मीनिंग्स क्या निकल कर आते हैं, इनके मीनिंग्स होते हैं जैसे वाकई में, सच में, और जैसे ही मतलब बहुत ही, जैसे मुझे चॉकलेट बहुत ही पसंद है, मुझे चाय पीना बहुत ही पसंद है। ये जो ही वाला, ये जो सच में, जो वाकई, ये सारे जो है ना इन सेंटेंसेस के थ्रू जो है हम एक्सप्रेस करते हैं अपने एक्सप्रेशंस को। अब जैसे ये देखो, आई डू लाइक रीडिंग इंग्लिश नॉवेल्स। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि मुझे वाकई में इंग्लिश नॉवेल्स पढ़ना बहुत पसंद है। डू लाइक मतलब मैं इस पे जोर दे रहा हूँ कि मुझे वाकई में ये वाली काम पसंद है। नेक्स्ट देखो, ही डज वर्क हार्ड एवरी डे। वो वाकई में, वो सच में रोज मेहनत करता है। तो ये जो है ना वाकई में, सच में, ये सारा किससे शो हो रहा है, इनसे शो हो रहा है। अब नेक्स्ट देखो, आई डिड कॉल यू येस्टरडे। मैंने तुम्हें वाकई कल कॉल की थी, मैंने तुम्हें सच में कल कॉल की थी। तो अब ये किससे शो हुआ है, इससे शो हुआ है, डिड से। तो ये है डू, डज, डिड और साथ क्या है, लाइक, वर्ड, कॉल, जिसके ऊपर आपने स्ट्रेस देना है। अच्छा, अब उसके बाद इसने यूज़ किया एज मच एज का। अब एज मच एज को ना ज़रा हम एंड पे कर लेते हैं क्योंकि अभी वीडियो स्टार्ट हुई है तो ज़्यादा कॉन्सेप्ट में चले गए ना तो वो थोड़ा फ्लो जो है वो टूट जाएगा। तो पहले इसको थोड़ा सा कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद में इस कॉन्सेप्ट को दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक हो गया। कह रहा है किंग्स वर ऑफन अनएजुकेटेड। ज़्यादातर जो किंग्स थे वो अनएजुकेटेड थे, मतलब वो अनपढ़ थे, वो पढ़े लिखे नहीं थे। एज वेल का यहाँ पे मतलब क्या है, इसका मतलब होता है ऑल्सो। मतलब आम लोगों की तो बात की है कि बहुत कम लोग जो थे वो पढ़ना लिखना जानते थे, लेकिन इस सेंटेंस में बताया कि जो किंग्स थे ना वो भी अनएजुकेटेड थे। सिंस कहता जो कि दे स्पेंड, वो स्पेंड करते थे, गुजारते थे, मोस्ट ऑफ देयर टाइम, अपना ज़्यादातर वक्त किस चीज़ में, हंटिंग में एंड फाइटिंग में। फिर सेमीकोलन कहता लिटरेसी वॉज नॉट देयर प्रायोरिटी। जो लिटरेसी थी, जो ख्वानदगी थी, जो लिखना पढ़ना था, वो उनकी तरजीह नहीं थी। अब यहाँ से यहाँ तक हमारा सेंटेंस है, इसमें उसने यही बात की है कि बादशाह जो थे ना वो अक्सर अनएजुकेटेड थे, अक्सर अनपढ़ होते थे क्योंकि वो ज़्यादातर वक्त जो है वो शिकार और लड़ाई में गुजारते थे और जो ख्वानदगी थी वो उनकी तरजीह नहीं थी। अच्छा, अब देखो सेंटेंस यहाँ पे कितना सिंपल बना हुआ है। एक सिंपल सी स्टोरी से आप कितना कुछ लर्न कर सकते हैं। सबसे पहले आप ये देखो, किंग्स वर अनएजुकेटेड। अब ये क्या चीज़ होती है, देखो जो बी होती है ना इंग्लिश ग्रामर में दो काम करती है, एक हेल्पिंग वर्ब बनेगी या मेन वर्ब बनेगी। जब हेल्पिंग वर्ब बनेगी ना तो इसके बाद एक वर्ब आएगी, ठीक है, वो मेन वर्ब होगी। और अगर वहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब ना हो तो ये खुद ही मेन वर्ब बन जाती है। इसकी फॉर्म्स क्या हैं, फर्स्ट में देखो तो इज, एम, आर, बी, ये इसकी फॉर्म्स आती हैं। सेकंड फॉर्म में देखो वॉज, वर। थर्ड में देखो बीन और V1 प्लस ING में देखो तो बीइंग। ठीक हो गया। अब ये वाला सेंटेंस चेक करो, कह रहा है कि किंग्स वर अनएजुकेटेड। ये पूरे का पूरा एक सेंटेंस है, ठीक है। इसमें सब्जेक्ट क्या ये है। अब बहुत से स्टूडेंट्स को ये नहीं पता चलता, वो इसको समझ नहीं पाते कि ये सेंटेंसेस किस टाइप के होते हैं। देखो सबसे पहले इन सेंटेंसेस में कोई एक्शन नहीं हो रहा होता,
ये सिर्फ किंग्स के बारे में बता रहा है कि कौन से किंग्स, वो किंग्स जो कि अनएजुकेटेड किंग्स, मतलब ये इन्हीं की बात बता रहा है। और यहाँ पे ये जो वर्ड आया है ना, ये यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रहा है, यहाँ आप लिंकिंग वर्ब भी बोल सकते हो, क्योंकि इसके बाद कोई मेन वर्ब नहीं आई। अगर मेन वर्ब आई होती तो ये किसका काम करता, ये हेल्पिंग वर्ब का काम करता। तो अब यहाँ पे ये जो चीज होगी ये क्या कहलाएगी, ये ऑब्जेक्ट नहीं कहलाएगी, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाएगी। मैंने कोशिश की है कम टाइम में इस कॉन्सेप्ट को टच कर दूं, ताकि जब हम नेक्स्ट एडिटोरियल्स करें या ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़पेपर रीडिंग करें तो आपकी ये थोड़ी थोड़ी बेस बनती जाए। अभी इन चीज़ों को थोड़ा थोड़ा आप ओवरव्यू ले लो इनका। अच्छा, एक और चीज़ थोड़ी सी रह गई है, मैं ये भी एक्सप्लेन कर दूँ। देखो, जो स्पेंड होता है ना, अपने बाद जिरन को लेगा। जिरन क्या होता है, V1 प्लस ING। जब V1 प्लस ING जब नाउन का काम करती है तो उसको जिरन बोलते हैं। अब ये चीज़ नोट करो कि जब भी स्पेंड के बाद आप टाइम का यूज़ करोगे या मनी का यूज़ करोगे तो आपने क्या यूज़ करना है, आपने जिरन को यूज़ करना है, मतलब V1 प्लस ING। तो इसलिए यहाँ पे स्पेंड के बाद हंटिंग आया और फाइटिंग आया। और सेमी कॉलन क्यों आया, क्योंकि आप टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, लेकिन ये इंडिपेंडेंट क्लॉजेस जो हैं ये एक दूसरे के साथ लिंक कर रही हैं। वन सच किंग कहता ऐसा ही एक बादशाह हैड रखता है। अब यहाँ पे हैड क्या है, ये सिर्फ पोजेशन को शो कर रहा है। वो रखता था 4 सन्स, 4 बेटों को, कोलन साइन, ठीक है, ये सेमी कोलन नहीं, ये कोलन साइन है, क्योंकि अब ये आप लिस्ट बताएगा आगे। अच्छा, कौन था, रायन था, हमजा, अली एंड अयान, ये सारे के सारे उसके 4 बेटे थे। कहता था 3 older boys were sturdy। कहता जो बड़े 3 लड़के थे ना वो स्टडी थे। स्टडी का मतलब क्या होता है, स्टडी बोलते हैं जिनके मतलब मजबूत जिस्म के मालिक थे, मतलब वो स्ट्रॉन्ग थे, वेल बिल्ड थे। हाफ ग्रोन लैड्स, लैड किसको बोलते हैं, लड़के को बोलते हैं, बॉय को बोलते हैं। हाफ ग्रोन का मतलब क्या है, ये उन लड़कों की बात कर रहा है जो अभी प्री टीन्स में है या टीन एज में है। कह रहा है वाइल, जबकि द यंगेस्ट, कहता जो सबसे छोटा, अयान, वॉज अ स्लेंडर फेयर हेयर्ड चाइल्ड। वो क्या था, वो दुबला पतला फेयर हेयर्ड चाइल्ड था। अच्छा, अब एक चीज देखो, ये जो फेयर हेयर्ड चाइल्ड है ना, फेयर हेयर्ड का मतलब क्या होता है, एक इसका मतलब होता है कि मतलब लाइट कलर्ड हेयर, एक ऐसा बच्चा जिसके बालों का रंग जो है वो लाइट कलर्ड है, मतलब सुनहरे बाल भी कह सकते हो, हल्के रंग वाला। और जो फेयर हेयर्ड है ना, ये इसलिए भी यूज होता है जब आपने कहना हो कि वो जो पर्सन है उसको सब लाइक करते हैं, तो वो कौन है, वो वेल लाइक्ड पर्सन है, वो फेयर हेयर्ड पर्सन है, वो स्पेशल वन है, वो चूजन वन है, तो उसके लिए भी फेयर हेयर्ड यूज किया जाता है। तो ये उसने बताया है उसके बेटों के बारे में। कह रहा वन डे, एक दिन। अच्छा, वन डे यहाँ पे क्या, ये सिर्फ एडवर्बियल फ्रेज है, टाइम को बता रही है। कहता वाइल, कहता जहाँ, द बॉयज वर विद देयर मदर्स, कहता जब जो बॉयज थे अपनी माँ के साथ थे। शी शोड देम, उसने उनको दिखाया क्या, अ वंडरफुल बुक, एक बहुत ही शानदार कथा, दैट हैड बीन गिफ्टेड टू देम, जो कि गिफ्ट की गई थी उनको, किसके जरिए, बाय अ किंग, किंग के जरिए, फ्रॉम एन अदर कंट्री, जो कि दूसरी कंट्री का था। मतलब एक दिन जब लड़के अपनी माँ के साथ थे तो उसने उन्हें एक शानदार किताब दिखाई जो उन्हें किसी दूसरे मुल्क के बादशाह ने तोहफे में दी थी। ये वाली बात कर रहा है इसमें। While the boys were with their mother, ये सारी की सारी कौन सी क्लॉज है, ये है सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ठीक है, जिसका सब्जेक्ट क्या है, द बॉयज। और मेन क्लॉज यहाँ पे क्या है, शी शोड देम अ वंडरफुल बुक। और दैट से स्टार्ट होने वाली क्लॉज कौन सी होती है, रिलेटिव क्लॉज होती है। दैट किसके लिए आया है, ये उस बुक के लिए आया है जिसको वो बता रहा है गिफ्ट किया गया था। और हैड बीन गिफ्टेड किया है, ये पास्ट परफेक्ट का पैसिव स्ट्रक्चर यहाँ पे लगा हुआ है। और बाय क्या है, ये डूअर को बता रहा है जिसने इस एक्शन को किया था। अच्छा, एक और चीज देखो, ये जो वाइल है ना, इसमें ना आपको जब की भी सेंस मिलेगी और जहां की भी सेंस मिलेगी। तो अब ये दोनों मीनिंग्स को ना अपने माइंड में रखिएगा, फिर उसको मिला के इसका मीनिंग निकालने की कोशिश कीजिएगा। अब वो कह रहा है शी टर्न द पेजेस, उसने पेजेस को पलटा, एंड शोड देम, और उनको दिखाया, क्या दिखाया, द स्ट्रेंज लेटर्स,
ऐसे लेटर्स जो कि स्ट्रेंज थे, मतलब उन्हें पता ही नहीं है ना, उन्होंने कभी उनको लिखना भी नहीं आता, उनको पढ़ना भी नहीं आता, तो वो जो हरूफ थे वो उनके लिए स्ट्रेंज थे, वो अजीब से थे। अच्छा, अब ये जो चीज़ है ना, शी शोड, अब देखो ये जो चीज़ नज़र आ रही है ना आपको, दैम, ये क्या होती है? देखो अगर आप इस वर्ड से क्वेश्चन करो ना कि शॉर्ट वर्ड क्या दिखाया था, तो आपको एक डायरेक्ट आंसर मिलेगा, द स्ट्रेंज लेटर्स। तो ये जो चीज़ होती है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और ये जो चीज़ है ना किसको दिखाया था, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ये जो दैम यहाँ पे है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले और उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को मेंशन किया गया। शी ऑल्सो शोड दैम, कहता उसने उनको ये भी दिखाया, क्या दिखाया, द ब्यूटीफुल पिक्चर्स, खूबसूरत तस्वीरें, एंड एक्सप्लेन्ड, और एक्सप्लेन किया, वाज़िया किया, हाउ दे हैड बीन ड्रॉन एंड पेंटेड, और बताया कि ये कैसे बनाई और रंगी गई हैं, कि इनको कैसे बनाया और पेंट किया गया है, तो ये चीज़ें उसने एक्सप्लेन की थी। देखो इससे ना स्टोरी में आपको पास्ट टेंस की बड़ी आसानी से समझ आ सकती है। शी शोड एंड शी एक्सप्लेन्ड, देखो एक सब्जेक्ट है, 2 वर्ब्स हैं और प्रॉपर सेंटेंस बना हुआ है, इन चीज़ों को आप नोट करते जाइएगा। कह रहे द बॉयज़, खास बॉयज़ की बात कर रहा है, कौन से बॉयज़, वो जो अभी 4 बेटों की बात की थी। एडमायर्ड द बुक, उन्होंने क्या किया, उन्होंने तारीफ की इस किताब की, कितनी तारीफ की, वेरी मच, बहुत ज़्यादा। कहता 4, यहाँ पे 4 का मतलब है क्योंकि, बिकॉज दे हैड नेवर सीन एनीथिंग लाइक इट बिफोर, उन्होंने कभी ऐसी चीज़ पहले नहीं देखी थी, इसलिए उन्होंने इसकी तारीफ की। और हैड सीन यहाँ पे क्या है, ये पास्ट परफेक्ट की बात कर रहा है। जब उन्होंने एडमायर किया था तो ये एक्शन जो है वो पहले हो चुका था, उन्होंने पहले कभी इस चीज़ को देखा ही नहीं था, इसलिए यहाँ पे इसने पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल किया है। कह रहा है बट द बेस्ट पार्ट ऑफ इट इज, कहता है जो बेस्ट पार्ट था ना इसका, वो है क्या है, द स्टोरी दैट इट टेल्स, वो वाली स्टोरी जो ये बताता है, मतलब जो ये बुक जो बताती है ना, ये वाली जो स्टोरी है ये इसका बेस्ट पार्ट है। सेड देयर मदर, उनकी माँ ने कहा। अब ये जो है इन्वर्टेड कॉमास में लिखा गया क्योंकि ये उस वक्त उसकी मदर के अल्फाज थे और सेम यही अल्फाज थे, इसलिए अगर आप इसको टेंस को चेक करो ना तो आपको खुद ब खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि ये क्या चीज़ है। पूरी स्टोरी पास्ट में है और यहाँ पे जो उसके अल्फाज हैं वो किस में, प्रेजेंट में है, क्योंकि वहाँ पे तब ये चीज़ उसने बोली थी। कह रहा इफ़ ओनली कुड यू रीड, लेकिन अगर तुम पढ़ सको, यू माइट लर्न दैट स्टोरी, तो तुम ये स्टोरी को सीख सकते हो, तुम ये कहानी को समझ सकते हो, एंड एन्जॉय इट, और इससे लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हो। तो ये बात उसने उसको बताई थी। अच्छा, अगर आप इस सेंटेंस को गौर से देखो ना तो आपको पता चलेगा इसमें इसने क्या इस्तेमाल किया, इसमें इसने कंडीशन यूज़ की है, इफ़ क्लॉज आई है। ये जो कुड यहाँ पे नज़र आ रहा है ये किसकी बात कर रहा है, ये अनरियल और हाइपोथेटिकल एबिलिटी की बात कर रहा है। ये बता रही है कि अगर तुम्हारे पास ये एबिलिटी होती, अगर तुम रीड कर सकते तो उसका रिजल्ट ये होना था। ये जो माइट है ये पॉसिबल कॉन्सिक्वेंस को शो कर रहा है, ये बता रहा है कि इसके नताइज क्या होने थे। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रक्चर इसका यही होगा कि इफ़ होगा, उसके बाद सिंपल पास्ट लगा होगा, उसके बाद आपको वुड नज़र आएगा या कुड नज़र आएगा या माइट नज़र आएगा और उसके बाद बेस फॉर्म होगी। तो ये जो सेकंड कंडीशनल होती है ये किसकी बात करती है, ये अनरियल और हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात करती है, प्रेजेंट में या फ्यूचर के लिए। अगर ऐसा होता तो तुम्हें ये वाला रिजल्ट मिलता। अब वो कह रहा है नाउ आई एम थिंकिंग, अब मैं सोच रही हूँ, ऑफ गिविंग, देने का, दिस बुक, इस किताब को, किसको, टू वन ऑफ यू, तुम में से किसी एक को। फिर इन्वर्टेड कॉमास यहाँ पे मेंशन है, इसलिए यहाँ पे क्या आया है, आई एम थिंकिंग। विल यू गिव इट टू मी, क्या तुम मुझे दोगी, मदर, माँ से वो कह रहा है बच्चा कि क्या तुम ये किताब मुझे दोगी। किसने कहा, आस्क, पूछा, लिटिल अयान, छोटे अयान ने। ये अयान के वर्ड्स हैं इसलिए यहाँ पे विल का इस्तेमाल हुआ है। आई विल गिव इट टू द वन, मैं ये दूंगी किसी एक को, किसको, या मैं ये उसे दूंगी, हु फर्स्ट लर्न्स, जो पहले सीखता है, टू रीड इट, इसको पढ़ना। फिर इन्वर्टेड कॉमास, शी आंसर्ड, उसने जवाब दिया, आई एम श्योर, मुझे यकीन है,
I would rather have a good bow with arrows. मैं क्या रखूँगा, मैं एक अच्छा कमान और तीर लेना पसंद करूँगा, said अली, अली ने कहा। And I would rather have young falcon that has been trained, जिसको ट्रेन किया गया होगा to hunt, शिकार के लिए, said हमजा, हमजा ने कहा। तो इसमें क्या है, इसमें would rather लगा के उनकी प्रेफरेंसेस को शो किया गया है, वो ये बताया गया है कि वो किस चीज़ को प्रेफर कर रहे हैं। इसमें उसने कहा है कि मैं इसको लेना पसंद करूँगा, इसमें उसने कहा कि मैं इसको लेना पसंद करूँगा। तो would rather लगा के आप उस चीज़ को मेंशन करोगे कि आप जिस चीज को लेना पसंद कर रहे हो। इफ आई वर अ प्रीस्ट और अ स्कॉलर, अगर मैं प्रीस्ट होता या स्कॉलर होता, सेड रायन, रायन ने कहा, आई वुड लर्न टू रीड, तो तब मैं ये सीखता, तब मैं पढ़ना सीखता। बट आई एम अ प्रिंस, लेकिन मैं अब प्रिंस हूँ। एंड इट इज़ फुलिश फॉर प्रिंसेस, तो ये प्रिंसेस के लिए फुलिशनेस है, ये उसकी बेवकूफ़ी है। टू वेस्ट देयर टाइम, कि वो ज़ाया करे अपना वक्त ऑन सच थिंग्स, ऐसी चीज़ों पर। तो इसमें अब यही बात कर रहा है ना कि अगर मैं कोई पादरी या आलिम होता तो मैं पढ़ना सीखता, लेकिन मैं तो एक शहजादा हूँ और शहजादों के लिए अपना वक्त ऐसी चीज़ों पर ज़ाया करना क्या है, बेवकूफ़ी है। तो ये उसने यहाँ पे बात की है। अच्छा, अब ये देखो इसके अंदर फिर कंडीशन का इस्तेमाल किया गया। देखो इसमें फिर इसने वही बात की है कि इमेजिनरी सिचुएशन की बात की है। उसने कहा इफ़ आई वर अ प्रीस्ट, अगर मैं प्रीस्ट होता। इफ़ आई वर अ स्कॉलर, अगर मैं स्कॉलर होता। ये अनरियल सिचुएशन है, वो ऐसा नहीं है। अगर आपने ये कहना था ना कि अगर मैं परिंदा होता, तब भी आप ये वाला स्ट्रक्चर यूज़ करते, क्योंकि ये चीज़ हो नहीं सकती अब। इफ़ आई वर अ बर्ड, अगर मैं बर्ड होता, तो उसके बाद उसका जो रिजल्ट है वो आपने किस तरह से मेंशन करना है, वो इस तरीके से मेंशन करना है। अच्छा, अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर यही होगा कि सिंपल पास्ट आएगा पहले, उसके बाद वुड होगा, कुड होगा या माइट होगा, उसके बाद आप उस चीज़ को बताओगे कि क्या होता, मतलब उसका रिजल्ट क्या होता। अगर ये वाली कंडीशन जो है ये फुलफिल होती तो उसका रिजल्ट क्या होता। इसकी एक और एग्जांपल बहुत फेमस है, जैसे कि इफ़ यू वॉन द लॉटरी व्हाट वुड यू डू, अगर तुम लॉटरी जीते तो तुम क्या करते। तो यहाँ पे भी ये वाली जो है वो सिचुएशन को डिस्कस कर रहा है वो। बट आई वुड लाइक टू नो, कहता लेकिन मैं जानना चाहता हूँ किस चीज़ को, द स्टोरी दैट दिस बुक टेल्स, मैं उस कहानी को जानना चाहता हूँ जो ये किताब सुनाती है। किसने कहा, सेड अयान, अयान ने कहा। अब यहाँ पे ये जो वुड नज़र आ रहा है ना आपको, ये वुड यहाँ पे किस लिए आया, ये डिज़ायर को शो कर रहा है, ये एक पोलाइट रिक्वेस्ट को शो कर रहा है, एक मतलब आप ये समझ लो एक विश को शो कर रहा है, डिज़ायर को शो कर रहा है, लेकिन ये पोलाइटनेस को भी शो कर रहा है। इन शॉर्ट समझ लो पोलाइट रिक्वेस्ट को शो कर रहा है ये। अ फ्यू वीक्स पास्ट बाय, कहता चंद हफ्ते जो थे वो गुजर गए। देन कहता फिर वन मॉर्निंग, एक सुबह, अयान वेंट इन टू हिज मदर्स रूम, अयान किधर गया, अपनी माँ के कमरे में गया। विद द स्माइलिंग जॉयस फेस, एक हंसते मुस्कुराते चेहरे के साथ। स्माइलिंग जॉयस फेस कौन सा होता है, एक ऐसा चेहरा जो हंसता भी है, जो मुस्कुराता भी है। अच्छा, अब ये देखो यहाँ पे क्या बना हुआ है, मदर्स रूम, यहाँ पे पोजेशन शो हो रही है, मदर का कमरा, माँ का कमरा, ठीक है। अलीज कार, अली की कार, अलीज पेन, अली का पेन, ठीक है। एक चीज़ याद रखो, जब ये पोजेशन शो की जाती है ना, तो इसके साथ द आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि द जो आर्टिकल होता है वो ऑलरेडी चीज़ों को स्पेसिफाई करने के लिए यूज़ होता है, और यहाँ पे आपने इसको ऑलरेडी स्पेसिफाई कर दिया है इसके थ्रू, ये पोजेशन दिखाकर, इसका पोसेसिव केस बनाकर। तो इस चीज़ को आपने याद रखना है। मदर ही सेड, माँ उसने कहा, विल यू लेट मी सी, क्या तुम मुझे देखने दोगी, दैट ब्यूटीफुल बुक अगेन, कि क्या आप मुझे वो खूबसूरत किताब दोबारा देखने देंगी। अब ये किसने कहा था, उसने कहा था, और जैसे कहा था उसके वर्ड्स इन्वर्टेड कॉमास में उसने मेंशन कर दिए हैं। हिज मदर अनलॉक्ड हर कैबिनेट, उसकी माँ ने अपनी अलमारी खोली, एंड टुक आउट द प्रेशियस वॉल्यूम फ्रॉम इट्स प्लेस ऑफ सेफ कीपिंग, और इस कीमती किताब को उसकी महफूज जगह से निकाला, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये वॉल्यूम वर्ड नज़र आ रहा है, ये वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, देखो वॉल्यूम का मतलब बुक भी होता है, मतलब जैसे एक बुक सीरीज़ है, उसका जो वॉल्यूम 1 है, उस सीरीज़ का जो पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट है, तीसरा पार्ट है, उसके लिए भी यूज़ होता है।
वॉल्यूम साउंड के लिए भी यूज होता है, ठीक है। इस तरह मतलब इसके डिफरेंट यूज हैं। यहाँ पे जो वॉल्यूम है ये बुक को शो कर रहा है। अयान ओपनड इट केयरफुली, अयान ने बड़ी एहतियात के साथ इसको ओपन किया। इट किसके लिए है? बुक के लिए है, वॉल्यूम के लिए है। Then he began with the first word on the first page and read the first story aloud without making a single mistake. अच्छा, इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है वो पहले सफ़े के पहले अल्फाज के साथ उसने शुरू किया और उसने पहली स्टोरी को बुलंद आवाज़ में पढ़ा, बगैर किसी गलती के, बगैर कोई मिस्टेक किए। ओह माई चाइल्ड, ओ मेरे बच्चे, हाउ डिड यू लर्न टू डू दैट? तुमने ये करना कैसे सीखा? आस्क हिज मदर इन अमेजमेंट, उसकी माँ ने हैरानी से पूछा कि मतलब तुमने ये कहाँ से सीखा? कह रहा आई आस्क अ स्कॉलर, कि मैंने एक स्कॉलर से कहा, टू टीच मी, कि मुझे सिखाए, सेड अयान, अयान ने कहा। सिंपल सेंटेंस बना हुआ है, लेकिन ये भी किस में है? इन्वर्टेड कॉमास में है। एंड एवरी डे, कहता हर रोज, सिंस यू शोड मी द बुक, कहता जब से तुमने मुझे ये किताब दिखाई थी, ही हैज़ गिवन मी अ लेसन, उसने मुझे सबक दिया, मतलब वो मुझे रोज़ाना सबक देता रहा उस वक्त से जब से आपने मुझे ये किताब दिखाई। इट वॉजंट ईजी, कहता ये आसान नहीं था, टू लर्न, सीखना, किसको? दीज लेटर्स, इन हरूफ को, एंड हाउ दे आर पुट टुगेदर, किस तरह से इनको जोड़ा गया है, टू फॉर्म, बनाने के लिए वर्ड्स को। मतलब वो ये कह रहा है कि ये हरूफ सीखना और ये जानना कि इन्हें अल्फाज बनाने के लिए कैसे जोड़ा जाता है आसान नहीं था। सो कहता तो व्हेन द स्कॉलर वाज कॉन्फिडेंट, कहता जब स्कॉलर कॉन्फिडेंट था, जब उसको यकीन हो गया दैट ये कि आई कुड रीड, कि मैं पढ़ सकता हूँ, आई रैन टू यू, मैं आपकी तरफ दौड़ा, आपके पास दौड़ा, किस लिए? टू रीड, पढ़ने के लिए, किसको? इस किताब को। फिर इन्वर्टेड कोमास, देखो फिर इन्वर्टेड कोमास आए हैं। इन्वर्टेड कोमास के अंदर जो टेंस यूज़ किया इसने, उसके ऊपर आपने फोकस करना है। देखो इसने यहाँ पे फिर कुड का इस्तेमाल किया। कुड यहाँ पे उसकी एबिलिटी को बता रहा है कि अब आई कुड रीड, कि मैं ये पढ़ सकता हूँ किताब को। हाउ वंडरफुल, कितना शानदार, सेड हिज मदर, उसकी माँ ने कहा। हाउ फुलिश, कितना बेवकूफ़ी भरा, सेड रायन, रायन ने कहा। मतलब माँ ने क्या कहा? माँ ने उसकी तारीफ की, और रायन ने क्या कहा? उसने ये कहा, यू विल बी अ गुड स्कॉलर, तुम एक अच्छे स्कॉलर बनोगे, एक अच्छे आलिम बनोगे, व्हेन यू ग्रो अप, जब तुम बड़े हो जाओगे, सेड अली, अली ने कहा, विद अ स्नीयर। स्नीयर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है तंजिया अंदाज में, मतलब तंजिया अंदाज में उसने ये वाली बात कही। बट हिज मदर किस्ड हिम, लेकिन उसकी माँ ने उसको किस किया, एंड गेव हिम द ब्यूटीफुल बुक, और खूबसूरत किताब उसको दी। द प्राइज इज योर्स, ये इनाम तुम्हारा है अयान, शी सेड, उसने कहा। आई एम श्योर, मुझे यकीन है, दैट ये कि वेदर यू ग्रो अप टू बी अ स्कॉलर और अ किंग, चाहे तुम आलिम बनो या बादशाह, यू विल बी अ वॉइस एंड नोबल मैन, तो तुम एक बहुत ही दाना और आलीशान इंसान बनोगे। यू विल बी मतलब तुम बनोगे, क्या बनोगे ये आगे उसने मेंशन किया। वेदर इसने क्यों यहाँ पे यूज़ किया? क्योंकि ये दो चीज़ों की बात कर रहा है, स्कॉलर बनने की बात कर रहा है या किंग बनने की बात कर रहा है, कि चाहे तुम ये बनो चाहे ये बनो, लेकिन तुम ये बनोगे। कह रहा है अयान डिड ग्रो अप टू बिकम द वाइसेस्ट एंड नोबलेस्ट प्रिंस, कि अयान वाकई में बड़ा होकर कैसा प्रिंस बना? वाइसेस्ट, बहुत ही अक्लमंद और अजीम प्रिंस बना, दैट द किंगडम हैड एवर नोन। यहाँ आप ये समझ लो जिसकी मिसाल सल्तनत में पहले कभी ना देखी गई हो, ये उसका भी मीनिंग कन्वे कर रहा है। अब ये हमारी स्टोरी थी। अब यहाँ पे भी देखिए कि इसने फिर डिड का जिक्र किया है कि वाकई में जब बड़ा हुआ था तो वो ऐसा प्रिंस बना था। डू, डज, डिड और साथ उसके मेन वर्ब, एम्फेटिक सेंटेंसेस की बात कर रहा है। अब हमारा एक कॉन्सेप्ट रह गया था, अब उसको हम कवर करते हैं, जो कि ये था एज मच एज का। देखो एक होता है एज मच एज और एक होता है एज मैनी एज। जो एज मच एज होता है ना, ये अनकाउंटेबल नाउन के लिए होता है, ऐसे नाउन के लिए होता है जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, जैसे मनी, पेशेंस, वाटर, टाइम, इनको हम काउंट नहीं कर सकते। हम नहीं कह सकते एक पेशेंस, दूसरा पेशेंस, तीसरा पेशेंस। पेशेंस मतलब सब्र की बात कर रहा है, एक पानी, दो पानी, हम इस तरह से नहीं कह सकते।
और एज मैनी एज जो होता है वो काउंटेबल नाउन के लिए होता है। ऐसे नाउन के लिए हो सकता है जिसको आप गिन सकते हो, जैसे आप बुक्स की बात करते हो, 1 किताब है, 2 किताबें, 1 एप्पल, 2 एप्पल, तो ये होता है एज मच एज और एज मैनी एज। अब एज मच एज को जरा तफसील से देखते हैं। देखो इसका स्ट्रक्चर जो होता है ना वो कुछ यूं होता है, इसमें सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, उसके बाद एज मच एज का आप इस्तेमाल करोगे और उसके बाद दूसरा सेंटेंस मेंशन करोगे। ऐसे सेंटेंसेस में जहां आप एज मच एज लगाते हो, इसमें आप एक एक्शन को दूसरे एक्शन के साथ कंपेयर कर रहे होते हो। जैसे आई लव यू एज मच एज यू लव मी, मतलब मैं तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना तुम मुझसे करते हो। दे वर्क एज मच एज वी डू, वो भी उतना काम करते हैं जितना कि हम करते हैं। देखो यहाँ पे काम को एक दूसरे के साथ कंपेयर किया गया है, ऊपर लव को कंपेयर किया गया है। अब ये चीजें क्या है, ये अनकाउंटेबल हैं। अब इसको नाउन के साथ देखो कि नाउन में इसका कंपैरिजन कैसे किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, उसके बाद एज मच लिखने के बाद आप नाउन को मेंशन करोगे जिसके साथ कंपैरिजन किया जा रहा है, उसके बाद एज, और फिर आगे आप पूरे कंपैरिजन वाली बात करोगे। अब सेंटेंस चेक करो, शी हैज, वो रखती है, एज मच मनी, उतनी ही मनी, एज हर ब्रदर, जितना कि उसका भाई रखता है। अब ये वाली बात के आगे ये वाली सारी बात को रिपीट करना ये मुनासिब नहीं होता, इसलिए उसने ये बात यहीं पे स्टॉप कर दी कि उसके पास भी उतनी मनी है जितना कि उसका भाई रखता है। अब ये देखो, दे हैव एज मच इंफॉर्मेशन एज वी डू, वो भी उतनी इंफॉर्मेशन रखते हैं जितनी कि हम रखते हैं। इसमें क्या होता है, एज मच के बाद आप उस नाउन का जिक्र करते हो, एज मच के बाद आप उस नाउन को मेंशन करते हो और उसके बाद उस चीज को मेंशन करो कि आप जिनके साथ इस चीज का कंपैरिजन कर रहे हो। इन शॉर्ट आप यही समझ लो, एज मच एज कहाँ पे इस्तेमाल होगा, ये इस्तेमाल होगा अनकाउंटेबल नाउन के साथ, और इसका मतलब भी यही होता है, इतना कि जितना। मैं भी तुमसे इतना प्यार करता हूँ जितना तुम मुझसे करते हो, मैं भी उतना, वो भी उतना काम करते हैं जितना हम करते हैं, ये भी उतनी मनी को रखती है जितना कि उसका भाई रखता है। अब यहाँ पे एक्शन नहीं हो रहा, सिर्फ पोजेशन की बात कर रहा है। उनके पास भी उतनी इंफॉर्मेशन है जितनी हमारे पास है। उसके बाद आता है एज मैनी एज। एज मैनी एज का मतलब होता है कि ये भी इन्हीं चीज़ों को कंपेयर करता है, लेकिन इसमें काउंटेबल नाउन आता है। इसमें एक सब्जेक्ट होगा, जब आप इसको नाउन के साथ यूज़ करोगे ना, इसका स्ट्रक्चर कुछ यूँ होगा कि इसके पहले सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, और एज मैनी के बाद आप उस नाउन को मेंशन करोगे, फिर उसके बाद एज, और उसके बाद जिसके साथ कंपैरिजन हो रहा है वो चीज़ मेंशन कर दोगे। जैसे शी हैज़ एज मैनी फ्रेंड्स एज आई डू, उसके पास भी उतने दोस्त हैं जितने के मेरे पास। ठीक है, मतलब जितनी मैं सहेलियां रखती हूँ उतनी वही रखती है, जो फ्रेंड्स की क्वांटिटी है वो सेम है। शी हैज़ एज मैनी बुक्स एज हर ब्रदर, जितनी वो बुक्स रखती है उतना ही उसका भाई रखता है। इधर भी क्या किया, एज मैनी के बाद आपने उस चीज़ को मेंशन किया, ऊपर फ्रेंड्स की बात हुई है, नीचे बुक्स की बात हुई है। और जब हम इसको वर्ब के साथ लगाएंगे तो इसका स्ट्रक्चर कुछ यूँ बनेगा, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, एज मैनी, उसके बाद काउंटेबल नाउन, बिल्कुल वैसे ही जैसे ऊपर है, लेकिन चेंज कहाँ होगा, उसके बाद एज के बाद आपने यहाँ पे मेंशन क्या किया है, आपने कंपैरिजन को मेंशन किया है। यहाँ पे आप मेंशन करोगे पॉसिबल, पर्सन, कुड, एटसेट्रा, मतलब इनमें से कोई भी चीज़ उसके साथ लग कर आएगी। कैसे लग कर आएगी, सेंटेंसेस को देखें फिर आपको समझ आएगी। शी आंसर्ड, उसने जवाब दिया, एज मैनी क्वेश्चंस, उतने सवालों का, एज शी कुड, कि जितने वो दे सकती थी। दे बोट एज मैनी एप्पल्स एज दे वांटेड, कि उन्होंने उतने ही एप्पल्स बाय किए जितने वो चाहते थे। आई बॉट एज मैनी ड्रेसेस एज पॉसिबल, मैंने उतने ही ड्रेसेस बाय किए जितने पॉसिबल थे। अब ये जो चीज़ होती है ना, इसके बाद ये जो पॉसिबल का स्ट्रक्चर, पर्सन का स्ट्रक्चर, कुड का स्ट्रक्चर, ये वाली चीज़ जो है ना, ये इन चीज़ों को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट बना देती है। इनको अगर आप ज़्यादा डिटेल में चेक करो ना, तो वो ये चीज़ होती है कि जब इसके बाद
पॉसिबल यूज़ हुआ होना तो वो बताता है मैक्सिमम लिमिट को। जैसे ही कोलेक्टेड एज मैनी, उसके बाद आपने नाउन को मेंशन किया, ही कोलेक्टेड एज मैनी कॉइन्स एज पॉसिबल। अब ये जो एज पॉसिबल यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये मैक्सिमम लिमिट को बता रहा था कि जितने पॉसिबल हो सकते थे, जितने मुमकिन हो सकते थे, उतने इसने कॉइन्स को इकट्ठा कर लिया। अगर इसके बाद आपको कुड नज़र आए तो ये एबिलिटी को शो करता है। He solved as many problems as he could, मतलब जितनी उसकी सलाहियत थी, जितनी उसकी एबिलिटी थी, उसने उतने क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। स्ट्रक्चर वही है, he solved as many, उसके बाद नाउन है, he collected as many, उसके बाद नाउन है। अब आगे देखो, they watched as many as movies they would enjoy, उन्होंने उतनी ही मूवीज वॉच की जितनी वो एंजॉय कर सकते थे, जितनी उनकी प्रेफरेंस थी। उनको लगता था वो इतनी मूवीज 2 मूवीज एंजॉय कर सकते थे, उन्होंने उतनी वॉच की। 3 कर सकते थे, उन्होंने 3 वॉच की। अब अगर पर्सन हो तो फिर आपने क्या यूज़ करना है, ही मेड एज मैनी मिस्टेक एज हिज ब्रदर, उसने उतनी ही गलतियाँ की हैं जितनी के उसका भाई। अब यहाँ पे एज के बाद आपको कोई पर्सन नज़र आएगा, जैसे यहाँ पे हिज ब्रदर है, हर ब्रदर है, शी, दे, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे पर्सन से पर्सन की बात करेगी, यहाँ पे पर्सनल चॉइस होगी। तो ये एक 2 चॉइसेस जो है ना, पर्सनल चॉइसेस, उसको कंपेयर किया जा रहा है यहाँ पे। देखिए स्टूडेंट, मुझे पता है ये अभी आपको थोड़े डिफ़िकल्ट लगे होंगे, तो कोई मसला नहीं है। जब ये नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, इसको दोबारा एक्सप्लेन किया जाएगा तो आपको और ईजी लगने लगेगा। तो जैसे जैसे हम अपनी वीडियोस में इनको इंक्लूड करते जाएंगे तो आपके लिए ये चीज़ें समझना आसान हो जाएंगी। तो इसके साथ ही आज की वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपने बहुत चीज़ें इससे सीखी होंगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।